हेलो हेल्थ प्रेमियों, डायबिटीज और स्वास्थ्य के बाइबल के इस सीरीज के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम 21 डेज यानी 21 दिन में आपको बॉडी के सिस्टम को, फूड के सिस्टम को समझाने और बताने की कोशिश करेंगे। एक बेसिक नॉलेज आपको देने की कोशिश करेंगे और दूसरे 21 डेज में हम कुछ एडवांस की तरफ चलेंगे और बचे हुए 30 दिनों में हम कुछ एक्सपीरियंस की बातें करेंगे जो प्रैक्टिकली लोगों ने अनुभव किया है, हमने फील किया है, और साथ साथ में आपके सवालों का जवाब देते हुए, उसका क्लेरिफिकेशन देते हुए हम 30 दिन और उसमें जोड़ेंगे। यानी इस तरह से हमारा ये 72 डेज का क्लास चलेगा और उस 72 डेज में अगर आप एक एक बातों को समझ करके चलने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, तो शायद वहां पर 72 डेज में आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक आप जो कुछ भी करते हैं ना, वहां पर आप इंफॉर्मेशन लेकर चलते हैं, केवल यहाँ से वहां से इनकी उनकी इंफॉर्मेशन लेकर के आप काम करते हैं और उस पर बिलीव करते हैं और वहां पर आप रिजल्ट भी नहीं पाते हैं। मैं इंफॉर्मेशन की बात नहीं करता हूं दोस्तों, आपको इंफॉर्मेशन बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन से आपका कुछ होने वाला नहीं है जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा। जब आप नॉलेज लेंगे तो उस नॉलेज के साथ में आपका बिलीव भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप साइंस के सिस्टम को समझने लगेंगे, आपका परसेप्शन भी चेंज हो जाएगा। और इन सब के बाद आप क्या करेंगे कि आप उसे डिसिप्लिन में लाने लगेंगे। और जब तक दोस्तों नॉलेज और डिसिप्लिन ये दो चीजें आपके अंदर नहीं आएंगी, तब तक आपके अंदर किसी भी प्रकार का हेल्थ से रिलेटेड बदलाव या फायदा या चेंजेस होने वाला नहीं है। आप बीमारियों के लिए कितनी भी गोलियां खा लीजिए, लेकिन जब तक आप बॉडी के सिस्टम को नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, बदलाव नहीं लाएंगे, नेचर के हिसाब से चलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते हैं। देखिए, जब भी आपको चाहे डायबिटीज रिवर्सल की बात हो, डायबिटीज मैनेजमेंट की बात हो, या किसी भी प्रकार के मेटाबॉलिक ट्रैप में आप हों और उसको मैनेज करने की बात हो, ठीक करने की बात हो, तो उसके लिए आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। विदाउट सिस्टम आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो उसी सिस्टम से आज का हमारा अध्याय शुरू होता है। बॉडी सिस्टम, हमारा ऑर्गन सिस्टम। हमारा ऑर्गन सिस्टम किस तरह से काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम किस तरह से बनाया हुआ है, और ये ऑर्गन सिस्टम बॉडी में हमारे कहने से, किसी के कहने से ये नहीं चलता है। उसका जो कुछ भी फंक्शन है, वो जिस भी ढंग से डिजाइन किया हुआ है, उसका डिजाइन किया हुआ जो तरीका है, उसके काम करने का जो तरीका है, वो नेचर के सिस्टम से बनाया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। हमारे कहने से, हमारे बोल देने से, किसी के सुझाव से, किसी की गोलियों से वो काम नहीं करने वाला है। ये हमारे बॉडी का सिस्टम जब भी काम करेगा, ये नेचर के सिस्टम से काम करेगा, प्रकृति के सिस्टम से काम करेगा। और प्रकृति ने जो इस सिस्टम को बनाया हुआ है, उस सिस्टम को हमें समझने की जरूरत पड़ेगी, और हम जब उस सिस्टम को समझ लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए हम भी बार बार आप लोगों को बोलते रहते हैं कि आपको एजुकेशन की जरूरत है। यू नीड एजुकेशन, देयर इज नो नीड ऑफ मेडिकेशन। जब आप मेडिकेशन के पीछे जाएंगे तो मेडिकेशन को भी आपको समझना पड़ेगा। उस बात को भी हम यहाँ आगे के चैप्टर में, आगे क्लास में समझाएंगे कि मेडिकेशन जो हमारा होता है, यानी हम मेडिसिन जो लेते हैं, वो किस तरह से काम करती है, हमारे बॉडी पे किस तरह से उसका इफेक्ट होता है। लेकिन वो सभी को समझने के पहले आपको बॉडी के सिस्टम को समझना पड़ेगा, ऑर्गन सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो आज के इस अध्याय में हम केवल ऑर्गन सिस्टम को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर रियल में आपको अपने आप से प्यार है, अपने बॉडी से प्यार है, अपने शरीर से प्यार है, अपनी फैमिली से लगाव है, तो अपने आप को आप हेल्दी, चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और इतना ही नहीं, यही वीडियो नहीं, आने वाली जितनी भी वीडियो है, एक एक स्टेप बाय स्टेप जो हम आपको सिस्टम से बता रहे हैं, इसको पूरा सुनिए, समझिए। और अगर आपके पास कोई सवाल भी है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं आपको उसका जवाब देने के लिए। हमारे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, जिससे कि हम आपको आसानी से उसका जवाब दे सकें। पीछे के वीडियो में हमने आपको सेल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, साथ साथ में सेल से मिलकर के जो टिश्यू का जो स्ट्रक्चर बनता है वो किस तरह से, और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बताया, जहां पर कि हमने ये आपको बताया कि वहां पर ग्लूकोज की कहीं भी नीड नहीं है। हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में ग्लूकोज का कहीं भी इंपॉर्टेंस नहीं है, कहीं रोल नहीं है।
उसके बावजूद भी हमारे डाइट में अधिक से अधिक ग्लूकोज रहता है। और दोस्तों हम हमेशा ग्लूकोज की बात करते रहेंगे, क्योंकि ग्लूकोज ही एक्चुअल में आज के डेट में कल्प्रिट है। ये कार्बोहाइड्रेट ही एक्चुअल कल्प्रिट है, जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं और हम एनर्जी के नाम पर उसे लेते रहते हैं। तो टिश्यू के बाद बात आती है ऑर्गन सिस्टम की। ऑर्गन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है हमारा ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम के द्वारा ब्लड का जो सर्कुलेशन पूरे बॉडी में हो रहा होता है। अब आपको यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन से समझने की जरूरत यह है कि यही ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, और इसी ब्लड के द्वारा हमारे बॉडी में जो कुछ भी हम खाते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट हो, मेडिसिन हो या वेस्ट मटेरियल हो, सभी इसी ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहे हैं। पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नलियां हैं, ये पूरे शरीर में फैली हुई हैं, और ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक आर्टरी और एक वेन्स। आर्टरी पूरे बॉडी में सप्लाई को पहुंचाती है, वहां पर वो ऑक्सीजन को फेफड़े से, लंग से ऑक्सीजन को ले करके वो पूरे बॉडी को सप्लाई देती है। जो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर रहता है, वो न्यूट्रिएंट्स की भी सप्लाई पूरे सेल्स तक, सेलुलर लेवल तक, टिश्यू के लेवल तक उस ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा होती है। और जो वेन्स होती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ब्लड होता है, उस ब्लड को, और साथ साथ में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, उसको सेल से बाहर निकालने का काम करती हैं। और इस तरह से हमारे बॉडी में आर्टरीज और वेन के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन का काम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम काम करता है। हार्ट के पंप करने के बावजूद भी, हार्ट हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यू पंप करते रहता है, वर्क करते रहता है, और हार्ट के पंपिंग के बावजूद भी हमारा जो आर्टरी और वेन का जो सिस्टम है, जो फ्लो का सिस्टम है, ये कहीं अगर अफेक्टेड रहेगा तो कहीं ना कहीं हम बीमारियों से प्रभावित होंगे। और इसके फंक्शंस को इफिशिएंट रखने के लिए, यानी उसको अच्छे से फंक्शन उसका अच्छे से हो, उसको एक्टिव मोड में रखने के लिए हमारे बॉडी को, हमारे मसल्स को एक्टिव कंडीशन में रहने की जरूरत पड़ेगी। और मसल्स के एक्टिव रहने की जब बात आती है, तो वहां पर बात आती है योगा और एक्सरसाइज की। जबकि हम क्या करते हैं, हम तो हमेशा रेस्टिंग मोड में रहते हैं। आप देखिए कि हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ये कंटिन्यू हो रहा होता है। और ये ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह से होता है, जब तक मसल्स की एक्टिविटी नहीं रहेगी, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से नहीं होगा, हम मसल्स को हमेशा रेस्टिंग मोड में रखेंगे। और ये परिवर्तन भी काफी समय में होता है, जो हमें समझ में नहीं आता है, काफी लंबे समय में होता है, धीरे धीरे होते रहता है। इसलिए हम रेस्टिंग मोड की जगह अगर हम कुछ एक्टिव मोड में हमेशा रहें, भले ही हम काफी प्रॉस्पेरिटी में रह रहे हैं, काफी संपन्न, यानी हम राजसी जीवन जी रहे हैं, हमें लगता है ऐसा कि हमें कुछ करने की क्या जरूरत है। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को, चाहे वो फिल्म के एक्टर हों या कहीं क्रिकेटर्स हों या किसी भी ढंग के ऐसे जो फेमस लोगों को आप देखेंगे, आज के डेट में उनके पास काम नहीं होते हुए भी वो कहीं ना कहीं बॉडी को एक्टिव रखते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी दी जाती है और डॉक्टर्स के माध्यम से उनको भी इस बात का अनुभव हो जाता है कि हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, स्ट्रांग और फिट रखने के लिए हमें कुछ न कुछ एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। और उस एक्टिविटी को चाहे आप योगा के नाम से करिए, चाहे एक्सरसाइज के नाम से करिए, चाहे जिम के नाम से करिए, आप किसी भी ढंग से कीजिए, लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत पड़ेगी। और तभी आपका एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्टिव ढंग से काम करेगा। और तभी आपके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड हो, मिनरल्स हो, जो भी हो, विटामिन, ऑक्सीजन, हार्मोन, जो कुछ भी आपके ब्लड के द्वारा पूरे बॉडी में जिसकी सप्लाई हो रही है, इसकी सप्लाई भी अच्छे से होगी। जब इसकी सप्लाई अच्छे से होगी, सभी सेल्स को उसकी जो नीड है उसके हिसाब से उसकी भरपाई होगी, उसकी पूर्ति होगी। और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल्स होंगे वो बराबर से प्रॉपर तरीके से वो आउट होते जाएंगे, वो बाहर निकलते जाएंगे, तब आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एक्टिव और स्ट्रांग रखने के लिए एक्सरसाइज की नीड होगी, और उसे आपको रेगुलर थोड़ा थोड़ा करने की जरूरत पड़ेगी। अगला सिस्टम जो हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये सिस्टम मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि 90% लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये सिस्टम भी हमारे बॉडी में होता है और ये काम करता है, और उसका कितना इम्पोर्टेंस है, वो कितनी उसकी हमारे लिए नीड है, किस तरह से वो काम करता है। और वो सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज एंड लिम्फ नोड। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जैसा ही लिम्फेटिक सिस्टम भी लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरी और लिम्फ नोड से मिलकर बना हुआ है। लिम्फ फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा माइनस प्लेटलेट।
दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन, डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। जो हमारे बॉडी में जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये आज के डेट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इग्नोर सिस्टम है। इसको इतना इग्नोर करके चला जाता है, जबकि पूरे बॉडी को रेगुलराइज करता है, पूरे बॉडी को मैनेज करता है। वो किस तरह से मैनेज करता है वो बात भी धीरे धीरे आपको क्लियर होती जाएगी। ये लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में जो कुछ भी इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट लड़ने का काम करता है। यानी ये इम्यूनिटी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। आपकी इम्यूनिटी कितना है, जो कोरोना के पीरियड में आपने अगर पहले नहीं भी सुना होगा तो इम्यूनिटी के बारे में भी आपने सुन लिया होगा, मालूम पड़ा होगा आपको कि इम्यूनिटी का क्या महत्व है। इम्यूनिटी हमारे बॉडी में किस तरह से हमारे लिए रक्षक का काम करती है, मतलब हमारे अंदर जो कोई भी बैक्टीरिया वायरस आता है उसके लिए लड़ने का काम करती है, उससे हमको बचाने का काम करती है। और जिसकी जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी पावर अच्छी रहेगी वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा और वो बाहर के आए हुए बैक्टीरिया या वायरस से वो बच पाएगा, उसके अटैक से वो बच पाएगा। क्योंकि यही लिम्फेटिक सिस्टम उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, उसको नष्ट करता है। लिम्फेटिक नोड्स आर द बैटल ग्राउंड। लिम्फेटिक नोड्स की जब बात आती है ना, लिम्फेटिक नोड्स मतलब आप देखे होंगे कि जब कभी आपको कोई इन्फेक्शन होता है, सर्दी जुकाम खांसी हो गई, तो कहीं गले में, कहीं यहाँ बगल में, ऐसे जगहों पे छोटी छोटी गांठ जैसी दिखने लगती है और वहाँ पे पेनफुल कंडीशन भी होने लगता है, पेनफुल कंडीशन बनता है। तो हम कहते हैं अरे यहाँ पे ये क्या हो गया। कभी आपको मार लग जाती है, चोट लग जाती है, कट पिट जाता है, तो वहाँ पर भी आप उसके सराउंडिंग में कहीं देखेंगे कि गांठ बन जाती है, जिसे हिंदी में हम लोग कौड़ी बोलते हैं, मतलब कौड़ी आ गई। कौड़ी आ गई मतलब लिम्फ नोड्स के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। और लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग क्यों होती है, क्योंकि लिम्फ नोड्स के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं, जो उसका काम है एक्चुअली में, उसका फंक्शन ही है कि बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को उसको मारना है, डिस्ट्रॉय करना है। उससे लड़ने के लिए वो जो है अपना काम करता है और उस कंडीशन में उसमें स्वेलिंग थोड़ी सी हो जाती है, जबकि वो मतलब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वहाँ डरने की जरूरत नहीं होती। इसलिए डॉक्टर्स भी आपको कभी ऐसा कुछ होने पर बता दिया जाता है कि नहीं कुछ जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, ये धीरे धीरे 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। ये जो नोड्स में स्वेलिंग आई है, ये जो गांठ आई है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसलिए इस लिम्फ नोड्स को बैटल ग्राउंड भी बोला जाता है, जहां पर कि वो एक तरह से मतलब पैथोजेंस के साथ में युद्ध करते हैं। उसके जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, वहाँ पे जो WBC है, वो लड़ते रहते हैं और उस बैक्टीरिया को मैक्स टू मैक्स डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। होगा अभी मैंने पीछे बताया आपको कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ये पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है। ये सप्लाई तो देता है, सर्कुलेशन ब्लड का होता है, वेन्स के द्वारा वो जो है ब्लड को वापस भी लेकर के आता है। इसके अलावा जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, ये जो है एक्सेस फ्लूइड को सर्कुलेशन में लाकर डालती हैं। जो बॉडी में एक्सेस फ्लूइड हो जाता है, वाटर वगैरह का जो एक्सेस क्वांटिटी हो जाती है, ये ड्रेनेज का काम करती है। अब हम यहाँ पर आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे और उस बात को आपको पकड़ने में भी काफ़ी आसानी होगी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में किस तरह से काम करता है और वो कितना इम्पोर्टेंट है। आपका मकान, आप जिस घर में रहते हो, उस घर में पानी के आने की जो मतलब जो व्यवस्था की गई है, पानी की जो सप्लाई आपके घर के अंदर आ रही है, आपका घर इतना साफ सुथरा है, पानी आ रहा है, वो भी जो मतलब उसका जो व्यवस्था आपके घर में की गई है, उसको जब आप यूज करते हैं तो यूज करने के बाद उस पानी का जो ड्रेनेज सिस्टम है, अगर वो ड्रेनेज सिस्टम आपका अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन में आप खुद फील कर सकते हैं कि आपके घर में पानी तो आ रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छे से सप्लाई दे रहा है पूरे बॉडी को, लेकिन अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपका जो वाटर जो आपका यानी बाथरूम से जो पाइप बाहर जा रही है वो कभी कहीं चौकअप हुई है, ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छे से नहीं है, तो घर के अंदर क्या कंडीशन होगी आप समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अच्छे से होने के साथ साथ में इस लिम्फेटिक सिस्टम को भी एक्टिव और इफिशिएंट होने की जरूरत पड़ेगी। और ये दोनों को इफिशिएंट और एक्टिव रखने के लिए नीड होगी आपके मसल्स को एक्टिव रखने की। मसल्स एक्टिव तभी होंगे कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर योगा करेंगे। चूंकि हम पीछे भी बार बार इस बात को बताए हैं और आगे भी बोलते रहेंगे कि हमारा जो टॉपिक है
आपके फूड को और आपके योगा को, एक्सरसाइज को रिलेट करके हमारा ये टॉपिक चलेगा। क्योंकि हमारे बॉडी को जो एक्चुअल नीड है ना, वो फूड की नीड है। वो फूड कितना प्रीमियम हमारे बॉडी में जा रहा है, और उसके साथ साथ में जितना ही हमारे बॉडी को फूड की नीड है, कहीं उससे भी ज़्यादा हमारे बॉडी को एक्सरसाइज की नीड है, बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। अदरवाइज केवल हम फूड लेंगे और हमारी बॉडी एक्टिव नहीं रहेगी, मसल्स को हम एक्टिव नहीं रखेंगे, तो ये 30-35 साल जाने के बाद हम बीमारियों के ट्रैप में, बीमारियों के एक मकड़ जाल में अटकते जाएंगे, फंसते जाएंगे। इस पिक्चर को देखने के बाद अब आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और हो जाएगी कि जिस तरह से हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नलियां एक जाल के जैसे फैली हुई हैं, उसी तरीके से एक दूसरा जाल है, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम का जाल है। ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में, ये भी एक जाल के नुमा पूरा फैला हुआ है, और पूरे बॉडी में ये काम कर रहा होता है। और ये कभी जब अफेक्टेड होता है, यानी जब ड्रेनेज सिस्टम आपके बॉडी में अफेक्टेड होगा, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं स्वेलिंग, जैसा मैंने बताया कि ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, ये एक्स्ट्रा फ्लूइड को रेगुलेट करता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को रेगुलेट करता है। यानी अगर आप देखेंगे कि ऐसे कंडीशन देखने को मिलेगी, पैरों में ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, सूजन आ रही है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये लिम्फेटिक सिस्टम में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हुआ है, यानी जिसे हम लिम्फेटिक स्टैग्नेंसी बोलते हैं। मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में ब्लॉकेज होने की वजह से हमारे हाथ पैरों में स्वेलिंग आती है, जबकि इस सिस्टम को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है। इस सिस्टम को हमेशा इग्नोर करके चला जाता है। इवन मेडिकल साइंस में भी, मेडिकल फील्ड में भी देखने जाए तो इस सिस्टम को ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाती है, और ना ही उस सिस्टम पे काम किया जाता है। जबकि अगर आपको इस तरह की स्वेलिंग हो गई तो डायरेक्ट किडनी के पास पहुंचेंगे, बोलेंगे इनके किडनी में प्रॉब्लम हो गया, किडनी बाहर यूरिन को नहीं बराबर से निकाल पा रही है, फ्लूइड को बाहर नहीं कर पा रही है, जबकि किडनी का कोई दोष नहीं है। किडनी अपना काम अपने ढंग से सुचारू रूप से कर रही है, वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रही होती है। कहीं ना कहीं हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो है काम नहीं करता है, और उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से उसको इम्प्रूव करना चाहिए, इस पे अगर आप जब ध्यान देंगे तो इस तरह के जो प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में हो रहे हैं या होने वाले हैं, ये इससे आप बच सकते हैं, और हुआ भी है तो इससे आप बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टम आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, इसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर ऑल पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रोसेस फूड एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर्स। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को केवल आपको इतना ही समझना है कि ये हमारे मुंह से शुरू होकर के यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है मुंह के अंदर, इसोफेगस एक नली है, साथ में वो नली के द्वारा स्टमक, पेट तक खाना पहुंचता है। उसके बाद जरूरत पड़ती है लीवर की, गॉल ब्लैडर की, पैंक्रियाज की, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की। ये सभी में हमारा फूड जो है, इसका जो प्रोसेसिंग होती है, इसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और साथ साथ में जो कुछ भी फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये उसमें एब्जॉर्ब होते हैं, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, मेडिसिन हो। इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम इस फूड की प्रोसेसिंग करता है, जिसे आप नॉर्मल शब्दों में बोल सकते हैं, मतलब फूड, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन के लिए ये पूरा जिम्मेदार है डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन हमने खाना खाया, और खाना खाने के बाद वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद हमारे सिस्टम में चला जाता है, ब्लड में चला जाता है, और ब्लड के माध्यम से वो सेल तक भी पहुंच जाता है। लेकिन सेल तक पहुंचने के बाद, हमने सेल वाले चैप्टर में आपको बताया था, सेल वाले क्लास में आपको बताया था कि सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी पावर हाउस है, जब तक ये भोजन, हमारा भोजन में लिया हुआ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट जब तक सेलुलर लेवल तक नहीं पहुंचता है, और सेलुलर लेवल में माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं पहुंचता है, जहां पर कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उस सेलुलर रेस्पिरेशन में, यानी उस माइटोकॉन्ड्रिया नाम की जो भट्टी है, उसके अंदर जब तक वो बर्न नहीं होता है, तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलती है। तो उस भोजन को एक्चुअल में हमें सेल तक पहुंचने के बाद उस माइटोकॉन्ड्रियल लेवल तक पहुंचना चाहिए, और वो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जब तक एक्टिव नहीं रहेगा, जब तक वहां पर एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा, हमें एनर्जेटिक फील नहीं होगा। हम चाहे जितना भी खा लें, चाहे जो कुछ भी खा लें, तो इसलिए भी हमारे सेल्स की बात आएगी। सेल्स को जो है कितना हमें स्ट्रांग रखने की जरूरत होगी, वो सेल्स कितना एक्टिव रहेगा और कैसे एक्टिव होगा, ये बात भी धीरे धीरे आपको आगे के चैप्टर में समझ में आएगी।
तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि केवल खाना खा लेने से हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है। हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि हमने जो खाना खाया क्या वो खाने की उस फ्यूल की बॉडी में नीड थी, और एक्चुअल नीड थी तो किसकी नीड थी और कितने की नीड थी, और वो जो है एक्चुअल जो डेस्टिनेशन उसका सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर कि वो एनर्जी मिले हमें, वो वहाँ तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। ये हर बातें अब आप सोचेंगे कि ये इतनी डीप में हमें समझने की क्या जरूरत है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, जब एक एक बातों को आप समझेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा कि ये रियल में क्या हो रहा है हमारे बॉडी के साथ और हम क्या कर रहे हैं। तो यही सब चीज़ों को तो हम आपको बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, जिसका नॉलेज आपको देना चाहते हैं। नॉलेज देने की बात जब आती है ना, हम बार बार बोलते हैं कि आप हमारे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम जो कुछ भी सिंपल तरीके से आपको समझा रहे हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे पास भी समय का अभाव है। हम तो चाहते हैं लोगों को अधिक से अधिक समझा सकें, बता सकें, लेकिन समय के अभाव में दोस्तों जो हम ये YouTube में वीडियो के माध्यम से वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं YouTube से पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी ऐसी कंडीशन है कि मेरे पास समय का काफ़ी अभाव होते हुए भी मैं आप लोगों को वीडियो बना करके, क्योंकि एक ही बात को हम बार बार एक्सप्लेन करेंगे, बार बार लोगों को बताएं, उससे अच्छा है कि इस वीडियो के माध्यम से हम किसी को भी बताएं कि भाई यूट्यूब में ये वीडियो इसी तरह से है, एक एक नंबर स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए, हम जो आपको बताना चाह रहे हैं वो क्लियर होते जाएगा, और उसके बाद आपके पास अगर कोई क्वेरी होगी, कोई सवाल होगा तो हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ साथ में आप लोगों का यानी कहीं भी आप हो, आप इस वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, और उसके माध्यम से आप अपने हेल्थ को सुधारिए। मेरा कोई मकसद नहीं है इस वीडियो के माध्यम से कि पैसा कमाना, बट हाँ समय के अभाव की वजह से हम इस तरह के वीडियो बना करके आप लोगों तक नॉलेज के लिए देते रहते हैं। अब वो बात अलग है कि आप उसको कितना लेते हो, कितना सीरियसली लेते हो, अदरवाइज ये आपके लिए बाकी के भी आम वीडियो के जैसे रहेगा। ये वीडियो तो बहुत आती है और जाती है, और ये जो जानकारी आपको हम दे रहे हैं, ये जानकारी के लिए दोस्तों लोग काफ़ी पैसे खर्च करके ये जानकारी ले पाते हैं, और वो लेते भी हैं तो अपने आप तक रखते हैं, अपने आप में अपने आप के लिए यूज करते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमने कुछ सीखा है, कुछ समझा है, तो हर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी भी होती है, ताकि लोगों को हेल्थ मिले, लोग अपना हेल्थ सुधार सके, और उसके माध्यम से कुछ दुआएं मिलें, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम चलते हैं अगले सिस्टम की तरफ। अगला सिस्टम आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल आवर कॉन्शियस एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर। हमारे जो कॉन्शियसनेस है, पर्सनालिटी है, बिहेवियर है, ये सभी इस नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम इज इंटरनल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हम जब भी कोई इंस्ट्रक्शन को, कोई आवाज़ आ रही है उसको सुन पा रहे हैं, कोई गर्म ठंडे का अनुभव कर पाते हैं, और उसके हिसाब से हम बॉडी का रिफ्लेक्शन होता है, मतलब हम एक्शन लेते हैं। ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें हमारे नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंप्राइज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंप्राइजिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोस्तों नर्वस सिस्टम की जब बात आती है ना, तो नर्वस सिस्टम या जो बिहेवियर की बात देखें, पर्सनालिटी की बात करें, तो ये सभी बहुत मतलब बड़ा चैप्टर होता है। बट हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट में यहाँ बताना चाहेंगे कि दोस्तों नर्वस सिस्टम या जो पर्सनालिटी या बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, जिससे हम जब कभी कोई एंजाइटी या डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं, वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ये सिस्टम कैसे काम करता है, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है। बट थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहेंगे हम आपको कि मान लीजिए कि आपने आज के डेट में ताजमहल देखा, और आप ताजमहल देखकर आने के बाद आप घर में भी जब दिमाग में आप सोचते हैं, उस तरह का थॉट आता है, तो आपके माइंड में, आपके दिमाग में एक ताजमहल की जो है इमेज आपके दिमाग में बनती है। लेकिन क्या ऑपरेशन करके आपके ब्रेन को काट करके अगर देखा जाए कि यहाँ पे ताजमहल है क्या, इस ब्रेन के अंदर ताजमहल है क्या, तो दिखेगा नहीं। तो जो हमारा ब्रेन का सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये किस तरह से काम करता है, जो न्यूरोट्रांसमिशन होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बॉडी के अंदर देखने को मिलती है,
ये किस तरह से, यानी इसका भी सिस्टम, जैसे आपको हमने बताया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, खून की नलियों का एक जाल बिछा हुआ है, लिम्फ सिस्टम का एक जाल बिछा हुआ है, ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी में जो इंफॉर्मेशंस है उसको एक दूसरे जगहों पर ले जाना, ले आना, ये सब के लिए हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा हम नेचर से आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम नेचर से जुड़े होने की बात करते हैं, जहाँ पर बात आती है मेडिटेशन, बहुत सारे लोग सुनते होंगे कि फला व्यक्ति मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा बताता है और बोलता है ये बीमारी मेडिटेशन से ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मॉडर्न साइंस है वो आज भी फेल है, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे इस माइंड के सिस्टम पर काम करती है, और वो माइंड का सिस्टम जो थॉट सिस्टम है उस थॉट प्रोसेस को किस तरह से चेंज करती है, और वो थॉट प्रोसेस किस तरह से बीमारियों को ठीक करता है, हमें हेल्दी बनाता है, ये सब हमारे इस नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर तो केवल हम बेसिक बातों को बता रहे हैं, आगे के एडवांस जो क्लास होंगे उसमें आपको फिर डीप में एक एक पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो इस तरह से आपको केवल ध्यान में रखने की जरूरत है कि नर्वस सिस्टम भी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमें उसकी कब और किस तरह से नीड होती है। अगला सिस्टम आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये अलग अलग जो सिस्टम बने हुए हैं ना, हम केवल सिस्टम को आपको बहुत संक्षिप्त में बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपको इन सिस्टमों का नॉलेज हो और उस सिस्टम में क्या हो रहा है इसकी जानकारी हो। और रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइज ऑफ माउथ, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। डिलीवर्स एयर टू साइट वेयर गैस एक्सचेंजेस कैन अकर। हमारे बॉडी में जो गैस एक्सचेंजेस होता है, गैस का एक्सचेंजेस कैसे होता है, हमने बाहर से हवा लिया, मतलब हम ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं लेते, हम हवा लेते हैं, वो हवा लंग्स तक जाती है और लंग्स से होते हुए उसके अंदर जो मौजूद ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन किस तरह से ब्लड के अंदर एंट्री लेती है, बॉडी का कितना सिस्टम इंटेलिजेंट है जो उस ऑक्सीजन को ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो एब्जॉर्ब करने के बाद उस सिस्टम में भेज देता है, और उसके बाद उस सिस्टम से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले या जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको वापस वो बाहर निकाल करके लंग के द्वारा बाहर कर देता है। ये इतना ही हमारे इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। लेकिन जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो लंग्स है, लंग्स दो लंग होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, तो ये दोनों राइट और लेफ्ट लंग्स किस तरह से काम करते हैं, होता क्या है कि हम काफ़ी नॉर्मल तरीके से जब सांस लेते रहते हैं तो वहाँ पर ये लंग की पूरी जो कैपेसिटी है ये यूज में नहीं होती है, लंग्स पूरा एक्सपेंड नहीं होता है। इसलिए बाबा रामदेव जी हमेशा ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात करते। जब हम नॉर्मल तरीके से जब सांस लेते रहते हैं उस कंडीशन में हमारे फेफड़े के अंदर जो फैलाव होता है या जो उसका मतलब संकुचन होता है, यानी एक्सपेंशन होता है जो उसका, वो एक सर्टेन लिमिट तक होता है, मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितनी की ज़रूरत है हमें। मतलब हमारा फेफड़ा, मतलब एक समझ कर चलिए कि 40% तो काम ही नहीं करता है, 60% ही वो काम कर रहा होता है, और उसके लिए हमें नीड होती है एक्सरसाइज की। और किस तरह की एक्सरसाइज? ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसके लिए हमारे रामदेव बाबा जी ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए इतना ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रमोट करते हैं कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज किस तरह से बीमारियों को भी ठीक करता है, बीमारियों से आपको वंचित रखता है, बीमारियों से दूर रखता है। दोस्तों, इस इमेज के द्वारा आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि आपका जो फेफड़ा है, अभी हमने खून की नलियों का जाल बताया, लिम्फ वेसल्स का जाल बताया, नर्वस सिस्टम का जाल फैला हुआ है हमारे पूरे बॉडी में। ठीक उसी तरह से अब आप देखिए कि इस फेफड़े के अंदर, इस लंग्स के अंदर जो हम हवा ले रहे हैं, वो हवा इस मोटे नलियों के द्वारा ट्रेकिया से होते हुए, जो ये देखिए आप बारीक बारीक एल्वियोलाई बोलते हैं, इन बारीक जो एल्वियोलाई हैं इनके द्वारा ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई हमारे ब्लड तक पहुंचाता है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप अगर जो सांस ले रहे हैं, जो आप हवा ले रहे हैं अपने फेफड़े के द्वारा, अगर आप उसको, इस फेफड़े को एक्सरसाइज के द्वारा, मतलब जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात हम करते हैं, उस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के माध्यम से अगर आप इसको एक्टिव करके नहीं रखेंगे, लंग्स जब आपका एक्टिव नहीं रहेगा तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी तरह से इफिशिएंट मात्रा में आपके बॉडी में नहीं पहुंचा पाएगी। जबकि हम नॉर्मल शब्दों में बोलें तो हम
ऑक्सीजन की सप्लाई के बगैर 1 मिनट भी सरवाइव नहीं रह सकते, हम जिंदा नहीं रह सकते। उस ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हमारे इस फेफड़े को, हमारे इस लंग्स को कंटिन्यू काम करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसकी कैपेसिटी को और बढ़ाने के लिए हमें एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अब आप देखिए, हमारे जो बॉडी के अंदर मोर देन 30 ट्रिलियन सेल्स की हम बात करते हैं। इस 30 ट्रिलियन सेल को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। इस फेफड़े को केवल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब जो हम सांस ले रहे होते हैं, फेफड़े के लिए सांस नहीं लेते हैं। इस फेफड़े के द्वारा, इस लंग्स के द्वारा हमारे पूरे बॉडी में पूरे जो 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, उस सेल्स तक ऑक्सीजन जाने की जरूरत पड़ेगी। उस सेल्स तक ऑक्सीजन को जाना होता है, और उस सेल्स तक ऑक्सीजन जब जाएगा तो जहां पर हमारे बॉडी के अंदर, उस सेल्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तब जाकर के सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। जब सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रक्रिया पूरी होगी तब आप एनर्जेटिक फील करोगे। तो अब उस कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए, इफिशिएंट कंडीशन में रखने के लिए, उसको मजबूत से स्ट्रांग कंडीशन में रखने के लिए हमें करना पड़ेगा फेफड़े को और स्ट्रांग। और फेफड़ा स्ट्रांग कब होगा? जब तक कि हम एक्टिव ढंग से वो फेफड़े की एक्सरसाइज नहीं करेंगे। और फेफड़े की एक्सरसाइज के लिए जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात आती है, तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी 2 प्रकार की होती है, एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग और एक चेस्ट ब्रीदिंग। जो आप नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे होते हैं ना, इसमें आप केवल चेस्ट ब्रीदिंग लेते हो, चेस्ट बाहर आता है और अंदर जाता है। बट चेस्ट ब्रीदिंग से आपका काम तो चलने वाला है, लेकिन जब आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, जैसे आप कभी देखे होंगे, अगर छोटा बच्चा अगर सो रहा होता है नॉर्मल तरीके से, और आप उसके फेफड़े और उसके मतलब पूरे बॉडी पे देखिए, तो उसका पेट बाहर आते जाते रहता है। किस तरह से पेट उसका बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, जिसे हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। उस कंडीशन में चूंकि हम, क्या होता है, ये बॉडी का नेचुरल सिस्टम है। छोटे बच्चे हमेशा एब्डोमिनल ब्रीदिंग लेते रहते हैं। और एब्डोमिनल ब्रीदिंग में क्या होता है ना, कि जब आप डीप में सांस लेते हैं, लंबी और गहरी सांस लेते हैं, उस कंडीशन में आपका डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है। डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो पूरा लंग्स जो है एक्सपेंड होता है, मतलब उसमें फैलाव आते हैं। उसके पूरे जो बारीक एल्वियोलाई हैं, वहां तक भी, जो एल्वियोल्स हैं वहां तक जो है फैलाव आता है, और ऑक्सीजन की सप्लाई, वो एयर्स की जो सप्लाई है वो भरपूर होती है। तो इसलिए आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग की जरूरत पड़ेगी, और उस एब्डोमिनल ब्रीदिंग को समझने की जरूरत पड़ेगी, और इसे नेचर से समझ करके, जोड़ करके आपको चलने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि नेचर से किस तरह से जुड़ा हुआ है, उसे भी आपको रिलेट करके चलने की जरूरत पड़ेगी, और तभी आपको इसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द बोन, कार्टिलेज, ज्वाइंट, टेंडन एंड लिगामेंट्स। Skeletal system supports and protects the soft tissue and the vital organ. It provides the movement at the joint, produce blood cells, RBC and store minerals. ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, ये हमारे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे सॉफ्ट टिश्यू को, जो अंदर हमारा जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, लंग्स को देखिए प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरह से यहाँ पर बनाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर के अंदर लंग्स बना हुआ है। मतलब अगर आपको कोई हैवी मार भी लग गई तो पहले ये कंट्रोल करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा, उसके बाद आपके लंग्स पे अफेक्ट आएगा। वैसे हमारे पूरे बॉडी में जो ये स्केलेटल सिस्टम है, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उसके साथ साथ में सपोर्ट प्रदान करता है। उसके साथ साथ में जब हम कोई मूवमेंट के लिए हमारे ये हेल्पफुल होता है। ज्वाइंट्स अलग अलग बने हुए हैं, तो ये हमारे बॉडी का स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम का आपको थोड़ा सा इतना ही समझना है कि इसका अगर इंपॉर्टेंस देखें तो ये, अगर स्केलेटल सिस्टम हमारे बॉडी में नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, मतलब हम खड़े नहीं हो पाएंगे। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, ये हो ही नहीं पाएगा। तो इस तरह से हमारे बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है, ऑर्गन्स को, जितने भी हमारे वाइटल्स ऑर्गन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करता है, और ये मसल्स के साथ में मिल करके मूवमेंट देता है। इसलिए हम हमेशा बोलते भी रहते हैं कि आवर बॉडी वर्क्स इन कोलेबोरेशन। हमारा बॉडी का जो सिस्टम है, ये एक दूसरे से मिल करके काम करता है, नॉट इन सेपरेशन। वो सेपरेट तरीके से काम नहीं करता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात भी हम यहाँ पर बताएंगे कि हमें हमेशा ये इल्यूजन रहता है कि हमारी बोन, हमारी हड्डियाँ कैल्शियम से बनी हुई होती है, और हम हमेशा जब भी कुछ बात होती है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, अगर हड्डियों में दर्द होने लगा, जोड़ों में दर्द होने लगा, तो हम कैल्शियम की तरफ भागते हैं, हम कैल्शियम की गोली लेने की बात करते हैं। तो दोस्तों, इतना जो हम इम्पोर्टेंस कैल्शियम को देते हैं, क्या रियल में इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए?
यहाँ पर हम आपको बोन का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, वो मतलब अंदर का स्ट्रक्चर है जो ये हमारे कोलेजन प्रोटीन से बना हुआ है। मतलब हमारे बॉडी में प्रोटीन की कितना नीड है, ये सब कुछ प्रोटीन से बना हुआ है। ये केवल और केवल कैल्शियम से नहीं बना हुआ है। और इस कैल्शियम की जहाँ तक बात आती है, ये सभी मिनरल्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये मिल करके ये सभी मिनरल्स इस बोन को स्ट्रांग बनाते हैं। मतलब ये टोटल कैल्शियम से ही नहीं बना हुआ है, कोलेजन प्रोटीन को ये स्ट्रांग करके बोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारे लिए कोलेजन प्रोटीन या जो प्रोटीन की जब हम बात करते हैं, हमारे डाइट में प्रोटीन की बात जब आती है, तो हमारे प्रोटीन का कितना इंपॉर्टेंस है। हमारे बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और फैट से मिलकर बना हुआ है। हमारी बॉडी में अगर फैट ना हो, फैट को निकाल दिया जाए, प्रोटीन को निकाल दिया जाए, तो ग्लूकोज का तो कुछ बना ही नहीं है ना। ग्लूकोज तो गल जाएगा 2 मिनट के अंदर। ग्लूकोज यानी शक्कर, ग्लूकोज को आप ऐसे रख दो, गल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ग्लूकोज का कुछ बना नहीं हुआ है। इसलिए आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, हम बार बार ग्लूकोज के पीछे क्यों पड़ते हैं। हमारे बॉडी के अंदर इस बोन को देखो तो बोन टोटल कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। और ये प्रोटीन कहाँ से आता है हमारे बॉडी के अंदर? हम जो कुछ ले रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ हमारा इंटेक हो रहा है, इसके द्वारा ही हमारे बॉडी में प्रोटीन जा रहा है ना। तो ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और ये इसे हम बोन मैरो बोलते हैं। और ये बोन मैरो जो है ये आरबीसी बनाता है। अब आप सोचिए, हम खाते हैं खाना, खाने में प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन की मात्रा कम होते हुए भी हमारी बॉडी मैनेज करती है। वो कैसे मैनेज करती है वो आगे की स्टडी में आएगा। और ये बोन के अंदर के जो पार्ट है दिख रहे हैं, इसको हम बोन मैरो बोलते हैं। ये बोन मैरो आरबीसी का स्ट्रक्चर करता है। मतलब ये आरबीसी जो हमारे आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी बनते हैं उसको बनाने का काम हमारी हड्डियां करती हैं। और उन हड्डियों के अंदर यानी जो बोन मैरो होता है, उस बोन मैरो के लिए, बोन मैरो को आरबीसी बनाने के लिए न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी। हम कभी सोचते हैं कि हमारे हड्डियों को किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी और उनका क्या काम है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम इम्यून की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं, इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, तो ये बोन मैरो टी सेल्स बनाता है। टी सेल्स को बस इतना ही आपको समझना है कि इम्यूनिटी से रिलेटेड है। आपकी हड्डियों में जब टी सेल्स नहीं बनेंगे अच्छे से, आरबीसी अच्छे से नहीं बनेंगे, आरबीसी का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा, तो आपके अंदर जो है ब्लड के अंदर आरबीसी की कमी होगी, तो वो भी बीमारियों का कारण बनेगा। तो ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं आपको, कि आपको ऑर्गन सिस्टम को समझने की जरूरत है। अब आता है अगला सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम बॉडी का, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम जितना एक्टिव रहेगा, जितना स्ट्रांग रहेगा आपके बॉडी में, आप हमेशा एक्टिव और हेल्दी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। Our muscular system consists of the skeletal muscles, cardiac muscles and smooth muscles। जो हमने मसल्स के बारे में या टिश्यू के बारे में जब पीछे हमने बताया तो उसमें ये सब टॉपिक कवर हो चुका है। मसल्स प्रोवाइड द मूवमेंट, स्ट्रेंथ, सपोर्ट एंड हीट प्रोडक्शन टू आवर बॉडी। इसलिए आप देखते होंगे कि जो लोग जिम जाते हैं उनकी मसल्स काफी स्ट्रांग होती है। और जितना आपकी मसल्स स्ट्रांग होगी उतना ही आपके बॉडी के अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सभी सिस्टम उतने ही अच्छे से काम करेंगे। और इसलिए आपको मसल्स को स्ट्रांग रखने की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से दोस्तों हमने इस क्लास में आपको बॉडी के सिस्टम को बहुत ही साधारण ढंग से आपको समझाने की कोशिश किया, जिसकी की बेसिक जानकारी आपको रखने की ज़रूरत है, आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी आपकी है, शरीर आपका है, उसको जानना भी आपको चाहिए, उसका जानने का अधिकार भी आपको है, ना कि केवल डॉक्टर को। आप जब इस बात को जानेंगे, समझेंगे, तब आप उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से उसकी हिफाजत भी करेंगे। जब उस सिस्टम को ही नहीं आप समझेंगे तो आप उसकी हिफाजत क्या समझेंगे। जब आपको पता चलेगा कि ये आपके बॉडी का, आपकी गाड़ी का यही पार्ट जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इंजन है, ये फेल हो गया, ये गड़बड़ हो गया, तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी।
इस तरीके से जब आप उस सिस्टम को, उस बात को समझ जाएंगे तो आप भी अपने आप से उसका इम्पोर्टेंस समझने लगेंगे, उस पर महत्व देने लगेंगे, उस पर जोर देंगे, उसकी सेफ्टी पे भी ध्यान देंगे। और यही हम भी चाहते हैं। हम भी तो यही चाहते हैं कि आप चीज़ों को सीखें, समझें, जानें, क्योंकि आपको जानने की ज़रूरत है। और जब आप अपनी बॉडी को आप ही नहीं समझोगे तो दूसरा समझकर भी क्या करेगा, वो तो केवल गोली देगा आपको। तो मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ ना आपके लिए, उस मेहनत का मकसद ही है कि उस गोली को गोली मारो। आपके अंदर, आपके बॉडी में जो फूड जा रहा है, इस फूड को ही आप मेडिसिन के रूप में यूज करना सीख लीजिए। आपको गोली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। एक दिन में, एक लाइन में, एक शब्दों में बताने वाली ये बात नहीं है। आपको पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को रिलेट करके समझना पड़ेगा। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको हम आपको बहुत सिंपल तरीके से एक एक सिस्टम को बताते हुए रिलेट करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि शायद आपको ये बात भी धीरे धीरे समझ में आने लगी होगी, जो हम बताना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। और अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखा है तो आप उसको भी सुन लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आगे की बात भी आपको और आसानी से समझ में आए। साथ साथ में अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिले। और साथ साथ में हमारे मोटिवेशन को बरकरार रखने के लिए हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं और हम आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि कुछ कमेंट्स और शेयर्स भी आपकी तरफ से होना चाहिए, जो हमारा हक बनता है।